नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का इस YouTube चैनल लालित्य में स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट के पाठ्यक्रम में है और साथ ही साथ BA और MA के विद्यार्थियों को प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। बात करेंगे हम भाषा विज्ञान के अर्थ विज्ञान की, और अर्थ विज्ञान में भी आज अर्थ परिवर्तन की दिशाओं या उनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। भाषा के 4 तत्व होते हैं: स्वन या ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। इनका अध्ययन हम क्रमशः स्वन विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान में करते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, निश्चित होता है, परंतु यह अर्थ सदैव एक जैसा नहीं रहता है। उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। वैसे भी पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। पहले ठोस रूप में पदार्थ होते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तरल पदार्थ हो जाते हैं वही आगे चल करके। हमारी जो भाषा है, भाषा में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्द के अर्थों में भी समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जैसे आकाशवाणी शब्द को लेते हैं, संस्कृत में इसका अर्थ देववाणी है। तुलसी के समय तक भी यही अर्थ था। रामचरितमानस में वे लिखते हैं, भय आकाशवाणी तेहि काला, अर्थात उस समय आकाशवाणी हुई, यानी कि देववाणी हुई। अब आकाशवाणी का अर्थ बदलकर रेडियो हो गया है, ऑल इंडिया रेडियो। संस्कृत का एक शब्द है जंघ। संस्कृत में जंघ का अर्थ पैर के उस भाग के लिए होता है जो घुटनों के नीचे का होता है, परंतु हिंदी में यही शब्द जंघा हो गया और इसका अर्थ पैर का वह भाग होता है जो घुटने के ऊपर होता है। तो आकाशवाणी और जंघा का अर्थ कुछ से कुछ हो गया। इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाना ही अर्थ परिवर्तन कहलाता है भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से। यह अर्थ किन दिशाओं में बदलता है, किस तरह से बदलता है, या इनके परिवर्तन के कितने प्रकार हो सकते हैं, या इस वीडियो में बताया जाएगा। यास्क मुनि ने अर्थ परिवर्तन के 3 दिशाएं बताई हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। फ्रांसीसी विज्ञान वेत्ता ब्रील ने भी इन्हीं 3 दिशाओं की खोज की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अर्थ परिवर्तन की 6 दिशाएं बताई: अर्थापकर्ष, अर्थापदेश, अर्थोत्कर्ष, अर्थ का मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। किंतु भाषा वैज्ञानिकों में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश ही स्वीकृत और प्रचलित हुए हैं। इनका विवेचन हम यहाँ पर करेंगे। तो जो पहली दिशा है, या यूं कहें कि पहला प्रकार है, वह है अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत और व्यापक हो जाता है, तब उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द तैल है, जिसका अर्थ है तिल का तैल, यानी तिल की जब पिराई की जाती है तो उसका जो सार तत्व निकलता है, उसका जो रस निकलता है,
उसी को हम तेल कहते हैं। हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में यह तेल शब्द तैल से ही विकसित हुआ। पहले तो तैल का अर्थ था तिल का सार, परंतु अब सरसों, तिल, अलसी, गरी, मूंगफली आदि के रस को भी तेल कह दिया जाता है। यहाँ तक कि जो कैरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसको भी हम तेल कहते हैं। एक शब्द है अभ्यास, और अभ्यास शब्द बना है अभि और अस से, जिसका अर्थ होता है बार बार बाण फेंकना या सैनिकों का अभ्यास। यास्क में इसका प्रयोग आवृत्ति के अर्थ में किया गया है। हिंदी में अब इस शब्द का प्रयोग केवल बाण फेंकने के लिए नहीं, वरन सभी कार्यों के अभ्यास के लिए किया जाता है। एक शब्द है गवेषणा, जिसका अर्थ है गो की ऐषणा, अर्थात गाय की इच्छा या गाय की खोज। किंतु तो किसी भी प्रकार की खोज को गवेषणा कह दिया जाता है। इसी तरह प्रवीण शब्द है। प्रवीण शब्द का मूल अर्थ है वीणा बजाने में पटु, प्रकृष्टो वीणायाम। पर अब किसी भी कार्य में जो पारंगत होता है उसको हम प्रवीण कह देते हैं। ऐसे कुशल शब्द का अर्थ था जो कुश उखाड़ कर लाने में चतुर हो। प्राचीन काल में ऋषियों एवं मुनियों के यहाँ लोग विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे और वहीं पर रहते थे। गुरु पूजा करते थे और पूजा में जो ये उंगली होती है, इसमें पैंती पहनी जाती है कुश की, रिंग, अंगूठी टाइप की, जो कुश की बनी हुई होती है। तो उनके विद्यार्थी जाते थे, बटू जाते थे, दौड़ के जाते थे और कुश को लेकर के आते थे। वैसे भी जो गांव देहात हैं वहाँ कुश का प्रयोग छप्पर इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। और कुश का जो आगे का भाग होता है वो बहुत नुकीला होता है और पूरा जो कुश होता है वह नुकीला होता है। तो कुश को उखाड़ने में, कुश को तोड़ने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो जो इस कुश को उखाड़ करके जल्दी से जल्दी ले आता था, कटता फटता नहीं था, इस काम को करने में जो चतुराई दिखाता था उसको कहते थे कुशल। लेकिन आज इस शब्द का प्रयोग किसी भी कार्य में पटु होता है, जो दक्ष होता है, चतुर होता है, उसके लिए कर दिया जाता है। इस प्रकार अर्थ विस्तार की दशा में जो शब्द होते हैं उनमें जो अर्थ निहित होता है उसका बहुत अधिक विस्तार हो जाता है और फैलाव हो जाता है। यह विस्तार या फैलाव ही अर्थ विस्तार की संज्ञा से भाषा विज्ञान में जाना जाता है। दूसरा है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है। जहाँ बहुत से शब्दों का अर्थ कभी अधिक व्यापक और विस्तृत था, परंतु बाद में वह शब्द किसी एक संकुचित अर्थ में प्रयोग होने लगे, तो वहाँ अर्थ संकोच होता है। उदाहरण के लिए मृग शब्द को लीजिए। यह शब्द पहले सभी प्रकार के जंगली जानवरों के लिए आता था। जैसे पहले राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे तो कहा जाता था कि वे मृगया के लिए जाते हैं। मृगया यानी शिकार, और शिकार वे किसी भी पशु का करते थे, तो पशु मात्र के लिए मृग शब्द का प्रयोग था। परंतु हिंदी में अब इसका अर्थ केवल हिरन रह गया है। जब हम मृग कहते हैं तो उसका अर्थ हिरन से लेते हैं। इसी तरह गो शब्द है। पहले पृथ्वी, गाय, वाणी, बाण, आदित्य, रश्मि, इंद्रियां आदि जो गमनशील पदार्थ होते थे उनके लिए गो शब्द का हम प्रयोग करते थे, किंतु आजकल यह शब्द केवल गाय का ही वाचक रह गया है। विद्यार्थी मूलतः वह सभी लोग हैं जो विद्या के अर्थी हैं, चाहे वे स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, वे 7 वर्ष के हों अथवा 70 वर्ष के हों, बुजुर्ग हों। परंतु अब यह शब्द अर्थ संकोच के कारण छात्र का समानार्थी हो गया है। धान्य और यव
शब्दों को लीजिए, ये मूलतः हान्न मात्र के लिए प्रयुक्त होते थे। लोग आशीर्वाद भी देते थे कि धन धान्य से फलो फूलो। आगे चलकर ये दोनों शब्द धान और जौ के वाचक हो गए। इसी तरह मंदिर शब्द पहले किसी भी भवन के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु अब यह देव भवन के लिए आता है। इसी तरह वेद का अर्थ है ज्ञान, किंतु आजकल यह केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के लिए ही प्रयुक्त होता है। और अर्थ संकोच उपसर्ग विशेषण और प्रत्ययों के कारण भी होता है। जैसे हम कहें गाय, तो गाय काली भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, देशी भी हो सकती है, जर्सी भी हो सकती है, हरियाणवी भी हो सकती है। लेकिन जब हम नील गाय कहते हैं तो उसका अर्थ संकुचित हो गया। सारी गायों को हम नहीं लेंगे, जो नीले रंग की गायें हैं उन्हीं को लेंगे। तो जो उपसर्ग हैं, विशेषण हैं और प्रत्यय हैं, इनके कारण भी अर्थों में संकोच होता है। अगली स्थिति है अर्थादेश की। भाव साहचर्य के कारण कभी कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ साथ दूसरा गौण अर्थ भी चलने लगता है। यानी एक जो शब्द होता है उसका एक मुख्य अर्थ तो चलता ही है, उसके साथ साथ एक दूसरा अर्थ भी उसका निकलता रहता है, लोग लेते रहते हैं, उस अर्थ में भी उस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह बहुत प्रमुख नहीं होता है। कालांतर में धीरे धीरे जो प्रधान अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर जो गौण अर्थ प्रचलित था उसी का प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आने को अर्थादेश कहते हैं, ट्रांसफर हो गया। जैसे असुर शब्द का पहले अर्थ था देव विशेष, और ऋग्वेद की जो आरंभिक ऋचाएं हैं उसमें असुर शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है, देव विशेष के लिए किया गया है। परंतु बाद में असुर का देववाचक अर्थ पूर्णतया लुप्त हो गया और उसके स्थान पर आजकल राक्षस या दैत्य अर्थ प्रचलित हो गया। ऐसे ही महाराज का अर्थ पहले महान राजा लिया जाता था, परंतु बाद में जो रसोइया होता है उसी को महाराज कहा जाने लगा। इसी तरह शब्द है दुहिता। दुहिता शब्द का मूल अर्थ है दूध दुहने वाली, यानी जो बेटी, जो पुत्री गाय से दूध निकालती थी, गाय को धोती थी, उसको दुहिता कहा जाता था। लेकिन आज दुहिता का अर्थ पुत्री हो गया है, चाहे वह दूध दुहे या न दुहे। अब सुविधा की दृष्टि से अर्थादेश को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अर्थापकर्ष, जहां किसी शब्द का मूल अर्थ तो लुप्त हो जाए और कोई दूसरा ऐसा अर्थ प्रचलित हो जाए जो उसकी गिरावट का सूचक हो। यदि ऐसी स्थिति है तो वहां अर्थापकर्ष होगा। जैसे पुंगव का मूल अर्थ था श्रेष्ठ एवं अच्छा, और पुंगव से शब्द बना पोंगा। हिंदी में पोंगा शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और इस पोंगा का अर्थ हो गया मूर्ख। तो कहाँ पुंगव का अर्थ था श्रेष्ठ और अच्छा और कहाँ आज पोंगा का अर्थ हो गया मूर्ख, एकदम अर्थ बदल गया। ऐसे ही देवानाम प्रिय शब्द को लीजिए, और यह शब्द मूलतः अशोक, सम्राट अशोक के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका अर्थ होता था जो देवताओं को प्रिय था। बाद में इसका मूल अर्थ तो गायब हो गया और देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख हो गया। मूर्ख के अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार जुगुप्सा का अर्थ पहले छिपाना था, जिसका बाद में अर्थ घृणा हो गया। यह जुगुप्सा स्थायी भाव भी है। जुगुप्सा का अर्थ घृणा। इसी प्रकार महाजन शब्द का मूल अर्थ था श्रेष्ठ व्यक्ति, किंतु बाद में इसका अर्थ सूदखोर या ब्याज खाने वाला हो गया। तो जब कोई शब्द पहले अपने किसी श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता था, कालांतर में धीरे धीरे उसका प्रयोग उससे निकृष्ट अर्थ में किया जाने लगा, तो वहाँ इस स्थिति को अर्थापकर्ष कहा जाएगा।
इसका दूसरा भेद है अर्थोत्कर्ष, जहाँ शब्दों के बुरे अर्थ का लोप होकर नए प्रचलित अर्थ में उत्कृष्टता दिखाई देती है, वहाँ अर्थोत्कर्ष होता है। यानी कि अर्थोत्कर्ष अर्थापकर्ष का ठीक विलोम होता है, उल्टा होता है। जैसे मुग्ध शब्द का मूल अर्थ था मूर्ख, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है मोहित होना। इसी प्रकार साहस शब्द पहले डकैती, हत्या, चोरी आदि करने के अर्थ में प्रयुक्त होता था, परंतु अब इसका अर्थ सराहनीय कार्य में हिम्मत दिखाना हो गया है। हमारे जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो भी साहस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यानी इस शब्द का जो अर्थ था डकैती, हत्या, चोरी इत्यादि में साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, आज उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। आज किसी भी क्षेत्र में यदि आप हिम्मत दिखाते हैं तो कहा जा सकता है कि आप साहसिक हैं। एक शब्द है गोष्ठी, और गोष्ठी का अर्थ था गो के रहने का स्थान, जहाँ गायें बांधी जाती थीं, यानी गौशाला। पर अब गोष्ठी पशुओं की न होकर विद्वानों की होती है, साहित्यकारों की होती है, रचनाकारों की होती है। इसका अगला भेद है अर्थ का मूर्तिकरण। पहले यदि किसी शब्द का अर्थ अमूर्त होता था, किंतु बाद में वह अमूर्त अर्थ गायब होकर उसके स्थान पर मूर्त अर्थ प्रचलित हो जाता है, तो वह अर्थ का मूर्तिकरण होता है। जैसे देवता शब्द पहले भाववाचक संज्ञा था, जो देवत्व का वाचक था, परंतु बाद में यह देवतावाचक मूर्त अर्थ का द्योतक हो गया, इसका मूर्तिकरण कर दिया गया। इसी तरह अर्थ का अमूर्तिकरण होता है। जिस प्रकार कुछ शब्द अपने अमूर्त अर्थ को छोड़कर मूर्त अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द अपने मूर्त अर्थ को छोड़कर अमूर्त अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मूर्त से अमूर्त होने की यह जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम अर्थ का अमूर्तिकरण कहते हैं। जैसे कपाल शब्द पहले खोपड़ी के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यानी कपाल जब हम कहते थे तो यह जो खोपड़ी है इसका अर्थ निकलता था, खोपड़ी का द्योतक था, परंतु अब यह शब्द भाग्य जैसे अमूर्त अर्थ का वाचक हो गया है। इस प्रकार अर्थ के परिवर्तन की 3 दिशाएं होती हैं, जिनका विवेचन किया गया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं अथवा अपने पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि यह वीडियो समय समय पर देखते रहें। नेट इत्यादि न हो तो इसको डाउनलोड करके रख लें, और जब आवश्यकता हो तो पढ़ें। इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।